उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की जगह दूसरा विकल्प या कहें दूसरे राज्यपाल की तलाश उत्तर प्रदेश में चल रही है। वो आनंदी पटेल जिन्होंने मोदी एरा में सबसे लंबे वक्त तक राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड बनाया है, अब दिल्ली और लखनऊ के बीच कुछ ऐसे योग बने हैं, कुछ ऐसे बयान सामने आए, कुछ ऐसी राजनीतिक चर्चाएं तेज हुई हैं जिनके कारण माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा और उसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले आनंदीबेन पटेल की जगह नए राज्यपाल का विकल्प भारतीय जनता पार्टी या कहें सरकार तैयार कर रही है। हालांकि अभी इसे लेकर कोई आधिकारिक फैसला या घोषणा सामने नहीं आई है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार जरूर गर्म है और इन चर्चाओं के केंद्र में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जिनका कार्यकाल उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में कई मायनों में खास रहा है। आनंदीबेन पटेल लंबे समय से उत्तर प्रदेश के राजभवन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। उनका कार्यकाल इतना लंबा रहा है कि मोदी सरकार के दौर में लंबे समय तक राज्यपाल रहने वाले प्रमुख चेहरों में उनका नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में राजभवन का चेहरा बदला जा सकता है? इस सवाल के पीछे कई घटनाओं और बयानों का जिक्र किया जा रहा है। आनंदीबेन पटेल को लेकर एक चर्चित वाकया गोरखपुर का भी है। जब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर स्थित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में पहुंचती हैं, उस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालयों में तमाम चीज़ों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। उन्होंने सवाल उठाया था कि जिस शहर में खुद मुख्यमंत्री मौजूद रहते हैं, वहां इस तरह की कमियां और परेशानियां देखने को क्यों मिल रही हैं। आप वो बयान सुनिए। लेकिन जो हमारी कमियां हैं वो तो मुझे बताना ही पड़ेगा भाई, और ये कमियां आने वाले 3 महीने में पूरी हो। सबको मैंने कहा कि 3 महीने में पूरा करके दिखाओ मुझे। और ये तो गोरखपुर है जहाँ स्वयं हमारे मुख्यमंत्री विराजमान है, और वहां ही ऐसी कमियां रहेगी तो क्या होगा। दरअसल राज्यपाल का पद संवैधानिक पद है। राज्यपाल सरकार के कामकाज पर सवाल उठा सकते हैं, व्यवस्थाओं को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और जरूरी सुधारों के लिए सरकार के सुझाव दे सकते हैं। लेकिन जब राजभवन से आने वाले बयान सीधे तौर पर सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करते दिखाई देते हैं तो राजनीतिक चर्चा होना स्वाभाविक है। और आनंदीबेन पटेल के मामले में यही चर्चा पिछले कुछ समय से लगातार सुनाई देती रही है। इसके साथ ही आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच कथित दूरी को लेकर भी कई किस्से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय रहे। हालांकि इन किस्सों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन लंबे समय से इनका जिक्र सियासी बातचीत में जरूर होता रहा है। मसलन जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर आते हैं तो राज्यपाल के स्तर पर होने वाले प्रोटोकॉल और औपचारिक स्वागत को लेकर भी चर्चाएं होती रही हैं। यह दावा किया जाता रहा है कि आनंदीबेन पटेल कई मौकों पर अमित शाह के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद नहीं रही हैं। अब तक जब तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बनी रही या हैं, तब तक उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत या उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट नहीं पहुंची। इसी तरह यह भी चर्चा होती रही है कि अमित शाह के उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान उनके राजभवन में ठहरने की परंपरा देखने को नहीं मिली। ये नियम कहता है, ये संवैधानिक पद भी कहता है कि जब देश का गृह मंत्री किसी राज्य में दौरे के लिए जाते हैं तो उनका जो प्रोटोकॉल है उसके तहत राजभवन में ही वो ठहरते हैं, रात गुजारते हैं। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अमित शाह उत्तर प्रदेश में आए हों और उत्तर प्रदेश में आने के बाद वो राजभवन में ठहरे हों, राजभवन में रात गुजारे हों। इसके पीछे क्या कहानी है ये भी अभी किसी को क्लियर नहीं है। लेकिन एक और चीज़ है, एक और घटना, एक और किस्सा आनंदीबेन पटेल और अमित शाह को लेकर। अमित शाह को लेकर ये कहा जाता है कि एक दफ़ा अमित शाह का जो हेलीकॉप्टर है वो मध्य प्रदेश में सरकारी जो हवाई पट्टी है वहाँ से उड़ान भर रहा था। इस दरमियान आनंदीबेन पटेल का भी हवाई जहाज़ उस हवाई पट्टी पर आता है। तभी आनंदीबेन पटेल कहती हैं कि पहले अमित शाह के विमान को उड़ जाने दीजिए, उसके बाद हमारा विमान
लैंड करेगा। और आनंदीबेन तभी लैंड करती हैं जब अमित शाह का हवाई जहाज उस पट्टी से उड़ जाता है। ये किस्सा भी बयां करता है कि आनंदीबेन पटेल और अमित शाह के बीच में कुछ अनबन है, कुछ किस्से हैं, कुछ कहानियां हैं जो खुलकर सामने नहीं आते। एक और कहानी है आनंदीबेन पटेल अमित शाह को लेकर, वो ये है कि आनंदीबेन पटेल भी गुजरात से आती हैं, अमित शाह भी गुजरात से आते हैं, नरेंद्र मोदी भी गुजरात से आते हैं। इसके बावजूद ये जो दूरियां दिखाई देती हैं, इसके पीछे कहानी क्या है? हालांकि जो राज्यपालों का पूरा ब्यौरा है, पूरा उनका अटेंडेंस रिकॉर्ड है, ये सब कुछ गृह मंत्रालय देखता है, गृह मंत्रालय तय करता है। इसके बावजूद आनंदीबेन पटेल की ये तमाम चीज़ें सवाल खड़ा करता है कि क्या कमी है जो गृह मंत्रालय या उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के बीच में तमाम तरीके से मतभेद दिखाई दे रहे हैं, उन लोगों में बन नहीं रही है। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि आनंदीबेन पटेल खुद अपनी ही सरकार यानी योगी आदित्यनाथ के गढ़ में जाकर योगी आदित्यनाथ के तमाम कार्यों की बुराई करती हैं और वो कहती हैं कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ये सोचने वाला विषय है। अब लोग ये कह रहे हैं कि सामने 2027 का विधानसभा चुनाव है, उसके बाद 2029 का जो है लोकसभा चुनाव है। ऐसे में एक ऐसे राज्यपाल की भी ज़रूरत है जो इन तमाम चीज़ों में सामंजस्य बिठा कर रखे और तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से संचालित कर सके। हालांकि एक और चीज़ आनंदीबेन पटेल इस समय तमाम विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अलग अलग सार्वजनिक कार्यक्रमों में काफ़ी सक्रिय नज़र दिखाई दे रही हैं। अपने भाषणों में वह शिक्षा व्यवस्था, महिलाओं, बच्चों, सामाजिक व्यवस्था और प्रशासनिक कमियों को लेकर खुलकर अपनी बात रखती रही हैं। कई मौक़ों पर उनके बयानों को सरकार के लिए असहज करने वाला भी माना गया, खासकर तब जब किसी राज्यपाल की टिप्पणी सीधे तौर पर किसी सरकारी व्यवस्था की कमी की तरफ इशारा करता हुआ दिखाई दे, वो भी मुख्यमंत्री के गढ़ में, उनके क्षेत्र में। हालांकि यहाँ एक संवैधानिक बात समझना भी जरूरी है। राज्यपाल राज्य सरकार के समानांतर प्रशासनिक प्रमुख नहीं होते हैं। सरकार के रोजमर्रा के कामकाज की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की होती है। राज्यपाल सरकार को सुझाव दे सकते हैं, संवैधानिक अधिकारों के तहत जानकारी मांग सकते हैं और किसी व्यवस्था को लेकर सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं, उसको तंदुरुस्त करने की बात कह सकते हैं। लेकिन हर मामले में मौके पर जाकर प्रशासनिक कार्रवाई करना राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र का हिस्सा नहीं होता। इसी वजह से जब कभी राज्यपाल किसी मुद्दे पर सीधे हस्तक्षेप करती हुई दिखाई देती हैं तो उस पर राजनीतिक बहस शुरू हो जाती है। और शायद यही वजह है कि अब आनंदीबेन पटेल को लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कई तरह की चर्चाएं सुनाई दे रही हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आनंदीबेन पटेल रहेंगी या जाएंगी, सवाल इससे कहीं बड़ा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब धीरे धीरे 2027 विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहा है और 2027 के बाद 2029 में लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा और राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील राज्य केंद्र की राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्यपाल का पद भले ही सीधे तौर पर चुनावी राजनीति का पद नहीं है, लेकिन चुनावी दौर में राजभवन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, खासकर तब जब विधानसभा चुनाव के बाद किसी भी तरह की त्रिशंकु स्थिति पैदा होती है, सरकार बनाने का दावा सामने आए, बहुमत को लेकर सवाल उठें या संवैधानिक परिस्थितियां पैदा हों। ऐसे में राज्यपाल का व्यक्तित्व, उनकी कार्यशैली और सरकार के साथ उनका तालमेल काफ़ी मायने रखता है। यही कारण है कि अगर 2027 से पहले उत्तर प्रदेश के राजभवन में बदलाव होता है तो यह सिर्फ एक प्रशासनिक नियुक्ति नहीं होगी, बल्कि इसे राजनीतिक और रणनीतिक नजरिए से भी देखा जाएगा। फिलहाल आनंदीबेन पटेल को हटाने या उनके स्थान पर किसी नए राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है, इसलिए इसे अभी राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चा और संभावनाओं के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। लेकिन सवाल जरूर बड़ा है, क्या उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा से पहले राजभवन का चेहरा बदलने की तैयारी है? क्या लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाल रही आनंदीबेन पटेल की जगह कोई नया नाम सामने आएगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या यह सिर्फ सामान्य संवैधानिक बदलाव होगा या फिर इसके पीछे 2027 और 29 का बड़ी राजनीतिक रणनीति भी जुड़ी होगी? फिलहाल इन सवालों के जवाब आने बाकी हैं, लेकिन दिल्ली और लखनऊ की सियासत में आनंदीबेन पटेल को लेकर शुरू हुई ये चर्चा आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। और इसी के साथ अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल के रिश्तों को लेकर भी तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। आपका क्या कहना है इन तमाम किस्सों पर, इन तमाम सवालों पर? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।